ओके, सो हेलो एवरीवन। रूटिंग वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिसाइड किया था कि करियर काउंसलिंग के बेसिस में हम कई फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। सो वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो हाय कृति, इंट्रोड्यूस Hello. योरसेल्फ टू द व्यूअर्स। Hi, Shujamya. My name is Kriti Varshne and I am an advocate by profession. और currently मैं सहारा इंडिया परिवार के साथ as a legal associate I am working. And I really want to congratulate you for starting such a nice ऑर्गेनाइजेशन रूटिंग वेलनेस, बिकॉज मैं खुद इस आइडियोलॉजी में बिलीव करती हूँ। दवाइयाँ खाना मुझे एकदम नहीं पसंद है कभी भी, बचपन से ही। तो अगर वेलनेस पे ही फोकस किया जाए तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सबसे अच्छी बात होती है। और आप इसी चीज पे काम कर रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सो अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताइए। ओके, सो देखो, मैं एडवोकेट हूँ पहली चीज। तो एकेडमिक से अगर स्टार्ट करें तो लॉ जो है ना, उसका हमारे स्कूल में ऐसा कोई हम लोग को बहुत पढ़ाया नहीं जाता है। बस सोशल साइंस में, सिविक्स में थोड़ा बहुत हम लोगों को उससे रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ा दिए, जुडिशरी कैसे फंक्शन करती है, लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करता है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जो मेन लॉ जो काम करता है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है और जो प्रोसीजर है पूरा, वो सब हमें स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। तो एक स्कूल के टाइम से अगर हम कनेक्ट करें, जैसे अब डॉक्टर बनना है तो स्टार्टिंग से बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का, या इंजीनियरिंग लाइन में जाता है तो वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। बट लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल आप कह सकते हो सोशल साइंस बहुत अच्छी लगती है तो आगे चल के लॉ अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक, वो एक है। बट वो बहुत रेयर होता है कि किसी भी बच्चे से सुनो क्या फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत रेयर होंगे जो बोलेंगे सोशल साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे लगती थी वाकई में, स्टार्टिंग से ही सोशल साइंस वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे साइंस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंग्लिश में था, सोशल साइंस में था, हिंदी में था। दीज वर माय फेवरेट सब्जेक्ट्स अपार्ट स्पोर्ट्स। ओके, सो ये सब चीजें थी जो पसंद थी। तो अगर एकेडमिक में मेरे स्टार्ट करें तो 10th तक तो जो एक नॉर्मल रहता है वो सारे स्कूल्स का, उसमें आपके पास सब्जेक्ट को चूज करने का कोई वो नहीं होता है, तो वो तो नॉर्मल है, जो पैटर्न चल रहा है उसी पे चलेगा। 11th 12th में आके मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था। ओके, तो साइंस में कोई इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए वो छोड़ दिया। जहां पे एडमिशन हुआ था, बिकॉज मेरा सिटी चेंज हुआ था आफ्टर क्लास 10th, तो जहां पे एडमिशन लिया था वहां आर्ट्स ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कॉमर्स लिया था फिर। ओके, सो माय स्ट्रीम इन 11th and 12th वाज कॉमर्स। और वो भी अगर देखें तो लॉ से कोई रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन नहीं, उसमें तो सोशल साइंस भी नहीं पढ़ाई जाती है, राइट। तो वो कॉमर्स मैंने ले लिया था बिकॉज आई डोंट डू नॉट वांट टू स्टडी साइंस, दैट वाज द मेन रीजन। ओके, बट वहां पर मेरा थोड़ा, अब जब तक 10th में थी, एक चीज और है, 10th में जब तक थे तब तक एक छोटे टाउन में थे, छोटे डिस्ट्रिक्ट में थे, ठीक है, नो नॉट छोटे डिस्ट्रिक्ट में, छोटे टाउन में थे। वहां पर इतना वो नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था कि, ये पता था क्योंकि वकील दिखते थे कि ये भी एक होता है, बट ये कैसे बनते हैं इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। एक वो जनरल जो था कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, उसका एक एग्जाम होता है, सीपीएमटी होता था तब, वो होता है। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए जेई क्लियर करना होता है, ये सब पता था, नॉर्मल चीजें पता थी। जो थोड़ा सा हट के लीक से चीजें होती थी उनके बारे में नहीं पता होता था, ठीक है, क्योंकि एक जनरल फिनोमिना होता है ना, पेरेंट्स का भी होता है, बच्चों का भी बन जाता है उनको देख देख के कि नहीं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या फिर चलो टीचिंग लाइन में जाना है। तो उसका भी एक थोड़ा बहुत आइडिया था कि टीचिंग लाइन में कैसे जाते हैं, क्योंकि वो भी इंटरेस्ट रहा था छोटे पर से। तो इस वजह से नहीं पता चल पाया क्योंकि हम छोटी जगह पे रह रहे थे, ठीक। पहली चीज, जब हम लखनऊ आए, ओके, लखनऊ में फैमिली शिफ्ट हुए हम लोग, तो वहां पे जाके जब स्कूल में आए, बच्चों से मिले, यहाँ से जो पढ़ रहे हैं शुरुआत से बचपन से, क्योंकि मैं तो छोटी जगह से आई थी, उतना एक्सपोजर नहीं था। जो यहाँ पे पहले से पढ़ रहे हैं उनसे बात की, मिले, टीचर्स थे उनसे मिले, तो फिर पता चला कि ये भी एक फील्ड है, एक लाइन है लॉ की, जिसमें हम जा सकते हैं, इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मतलब एक कनेक्ट फील होता है ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ, उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। और सोशल साइंस हमेशा से अच्छी लगती थी, और सोशल साइंस में सिविक्स मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी एज कंपेरिजन टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो उस वजह से लगा कि नहीं चलो ठीक है, लॉ करते हैं, बढ़िया अच्छा सब्जेक्ट है, इसको करेंगे, कॉमर्स छोड़ देंगे, ठीक। क्योंकि कॉमर्स में फिर क्या था, बीकॉम करो, या तो बीकॉम करो, एमकॉम करो, टीचर बन जाओ, या फिर सीए बनो,
बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, आपके जीवन के कितने साल कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, तो वो मुझे नहीं करना था, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज और क्या की जाए, तो कॉमर्स में फिर मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था करने को इसके अलावा। फिर एमबीए कर लेते हैं, फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब करते हो, वो सब अलग की बात है। ठीक, लेकिन एक इनिशियल स्टेज पे 12th क्लियर करके मुझे क्या स्ट्रीम लेनी है, किस किस सब्जेक्ट में जाके ग्रेजुएशन करना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो लॉ मुझे बहुत बढ़िया लगा, और उसके बाद फिर बीए एलएलबी मैंने चूज किया। एंड डेट टू बीए किया, बीकॉम एलएलबी नहीं किया, क्योंकि बीए जो सब्जेक्ट था वो थोड़े से सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग लगते हैं बाकी चीजों से। तो मैंने फिर बीए एलएलबी ऑप्ट किया, और फिर आगे लॉ किया, फिर उसमें मास्टर्स किया, और कर रहे तो ये एकेडमिक जर्नी रही है। ओके ओके ओके। तो क्या इस बीच में, जैसे आपने तो अपनी स्ट्रीम भी चेंज की, तो क्या आपको लगा कि 10th और 12th के मार्क्स यहाँ पर कुछ मैटर कर रहे थे? देखो, 10th के मार्क्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करते। 10th की जो मार्कशीट होती है ना, वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ की एक वो होती है, प्रूफ होता है कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जहां भी लगानी होती है 10th की मार्कशीट 10th के लगती है, वो आप सर्टिफिकेट कभी भी कहीं भी लगाओगे, बस उसकी इतनी ही यूज है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर मतलब ठीक ठाक नंबर लाने होते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं लाने अच्छे, वो तो आप पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होते हैं कई जगह, कई स्कूल्स में एक मिनिमम सेट कर देते हैं 60% वाला। बहुत लोग कर देते हैं, अगर इससे कम है नंबर तो बच्चे का एडमिशन ही नहीं लेंगे, भले ही एंट्रेंस क्लियर कर ले या कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाती है। तो नंबर अच्छे लाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन उसकी कोई ऐसी सच वैल्यू नहीं है अदर देन द प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। 12th का यूज है, वाकई में यूज है 12th के मार्क्स का, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक होता है जो मार्क्स का परसेंटेज का होता है, वो होता ही होता है, उतने नंबर लाने पड़ते हैं अच्छे कॉलेज में अगर पढ़ना है। मतलब कॉलेज भी बहुत सारे हैं, कहीं भी एडमिशन ले लो आप, मतलब 40% भी आए होते हैं, 50% भी आए होते हैं, तो एडमिशन आपको मिल जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कॉलेजेस तो बहुत सारे, लेकिन अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो फिर उनका एक क्राइटेरिया उन्होंने सेट कर रखा है मिनिमम मार्क्स का, तो वो भी है। बट थोड़ा वाइड उस पे देखें, अब मेरा तो कॉमर्स था ना, तो मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं था, तो दैट डजंट मैटर। जहाँ पे मेरिट से एडमिशंस हो रहे हैं वहां पे यूज है, जहाँ पे एंट्रेंस से एडमिशंस हो रहे हैं वहां कोई यूज नहीं है। तो वो तो डिपेंड करता है आपके आगे जाके करने वाले कौन से कॉलेज में आपको पढ़ना है, वो सब चीजें मैटर करती बट बेटर है बस कि इतना कुछ ही अच्छे नंबर तो होने चाहिए 11th 12th में, या 10th से 12th। हाँ, मतलब थोड़े, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम ये चीज सोच लो। अभी बीइंग अ स्टूडेंट, अगर स्कूल में पढ़ रहे हो आप और ये सोचो कि अरे इनका तो कोई यूज ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, यूज हो सकता है। कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर थोड़ा आगे बढ़ना है तो कम्पिटिटिव तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन पे ही चल रहा है इस टाइम। ये तो आप नहीं बोल सकते कि पूरा नॉलेज पे ही चल रहा है, और नॉलेज पे ही चल रहा होता है तो भाई फिर नॉलेज इतनी इंक्रीज कर लो अपनी, और नॉलेज इंक्रीज होगी तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, कोई फिर जरूरत नहीं है आपको। हाँ, सीधी सी बात है। तो ये सिंपल सी बात है, बस और कुछ नहीं इसमें। ओके, तो जैसे आपने एलएलबी कंप्लीट किया, फिर एलएलएम किया, तो उसके बाद और इंस्टेड ऑफ जस्ट वर्किंग इन कोर्ट, और क्या-क्या ऑप्शंस हैं, क्या और स्कोप है बीइंग अ लॉयर? देखो, बहुत सारी चीजें होती है जब बीए एलएलबी हम कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो एलएलबी डायरेक्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है, उसके साथ एक कोई ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी होती है, जैसे कि मेरा था बीएलएलबी। तो दो तरीके से होते हैं एलएलबी, एक तो बीएलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 5 इयर्स का, या फिर आप पहले ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई भी कर लो, बीए बीकॉम बीएससी बीटेक कुछ भी कर लो, इवन मेडिकल करके भी बहुत लोग लॉ करते हैं। ठीक है, तो हाँ करते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है वो करते हैं भाई। लॉ मोस्टली लोग इंटरेस्ट की वजह से करते हैं। एकदम से जाग जाता है मुझे लॉयर बनना है, मुझे लॉ में नॉलेज चाहिए, तो मोस्टली लोग इस वजह से करते हैं। शुरुआत से करियर बनाने के लिए जो करते हैं वो फिर इंटीग्रेटेड वाला चूज करते हैं, जैसे कि मैंने किया था बीएलएलबी का। ठीक है, तो वो कर लो या फिर ऐसा कोर्स कर लो, जैसा आपका चल रहा है उस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसमें क्लैट होता है एक एग्जाम, ठीक है, क्लैट यूजी क्लैट पीजी। अब तो क्यूएट स्टार्ट हो गया, सीयूईटी, उसके थ्रू भी होते हैं एडमिशंस। तो क्लैट यूजी उसके थ्रू अगर आप वो क्लियर करते हो तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में,
15-16 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसमें आपका एडमिशन होता है, ठीक है। अदर देन दैट, जैसे मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, ठीक है, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, या जैसे मेरे टाइम पे मेरिट के थ्रू हुआ था, ठीक है, मेरा जो बैच था वो मेरिट के थ्रू एडमिशन हुआ था, तो उसमें 12th के मार्क्स बहुत मायने रखे थे मेरे लिए, क्योंकि उस हमारे जो कैटेगरी होती है उसमें फिट हुए थे मेरे मार्क्स, तो वो 12th के ही मार्क्स थे, तो मेरा एडमिशन तो उसी से हुआ था। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगी 12th के मार्क्स बिल्कुल बेकार है, जरूरी होते हैं, ठीक। अब एंट्रेंस से भी होता है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस होता है, तो एक जनरल वो जो उनका सिलेबस है वो आपको दे के एंट्रेंस क्लियर करना है आपको, उसमें एडमिशन मिल जाएगा। और लॉ तो हर जगह, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में होता है। और एक बात बहुत सिंपल सी है, आप क्लैट करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, वहाँ बढ़िया बच्चे आते हैं, बढ़िया टीचर्स होते हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, बढ़िया वहाँ पे आपको सेमिनार्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन जो पढ़ाई है ना वो बिल्कुल सेम होती है, लॉ थोड़ी बदल जाएगा किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ के, लॉ तो वही रहेगा ना जो पूरे इंडिया में चल रहा है, जो हर जगह चल रहा है, वो तो सेम एज इट इज है। तो आप अगर उसको वहां पढ़ो, चाहे किसी और प्राइवेट कॉलेज में या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ो, वो सेम रहेगा, बस एक्सपोजर का अंतर होता है, ठीक। अब दूसरी चीज के मास्टर्स कर लो, वो तो आपके ऊपर है, अगर आपको एकेडमिक्स में ही जाना है, आगे प्रोफेसर बनना है तो मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा एक इंटरेस्ट है उस तरफ भी, मुझे तो पीएचडी भी करना है, ठीक है, तो वो एक अलग लाइन खुल जाती है टीचिंग वाली, है ना, प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, तो वो अलग मैटर है। इसके अलावा प्राइमरी लॉयर एडवोकेट, ठीक, एडवोकेट आप बन जाओगे, रजिस्ट्रेशन कराना होता है उसके थ्रू, हाँ, बार काउंसिल होती है, हर स्टेट की होती है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, जैसे आपका एलएलबी, आपको डिग्री मिल जाएगी अपनी, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप फिर कोर्ट जाके आप, मतलब सिंपल समझो कि हम अपना खुद का केस, एज अ वकील हम खुद का केस अपना डाल सकते हैं अगर हम एनरोल्ड हैं एज एन एडवोकेट, ठीक है। पहला ये हो गया। इसके अलावा पीसीएसजे का एग्जाम होता है, दैट इज फॉर जुडिशरी, जज बनना होता है, ठीक। तो जज भी लॉ करके ही बनेगा, जो जिसको लॉ आता होगा वही जज बन सकता है, तो वो तो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पीसीएसजे का एग्जाम भी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन बीएलएलबी के बाद हम दे सकते हैं, अगर किसी को उस फील्ड में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो एक तरीके से वो है, पीसीएस का एग्जाम होता है ना, तो वैसे जुडिशरी में अलग एक एग्जाम होता है वो लॉ का। अब जो भी उसका वो, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट कि क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, वो सब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी एक लाइन है जुडिशरी की। तो एडवोकेट हो गया, जुडिशरी हो गया, ठीक। आप थोड़ा सोशल वर्क की तरफ मोटिवेटेड हो, ठीक है, तो बीइंग अ लॉयर, बीइंग एन एडवोकेट, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि ज्यादातर जो सोशल प्रॉब्लम्स होती है हमारे सोसाइटी में, उसमें लॉ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब आप वायलेंस का देख लो, जैसे जो थोड़े से स्लम एरियाज में रहने वाले लोग होते हैं, वहां पे वायलेंस बहुत होती है, स्पेशली औरतों के अगेंस्ट बहुत वायलेंस होती है ना। तो अब उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि हम क्या करें, वो तो पिटती रहती हैं, ठीक। अब ऐसे में बीइंग अ लॉयर, जिनको थोड़ा सा इन सब चीजों से इफेक्ट होता है, जो चाहते हैं सोसाइटी क्लिक करना, वो भी वहां जा सकते हैं, उन चीजों के लिए काम कर सकते हैं। बट हाँ, ये इसमें अर्निंग नहीं होती है, क्योंकि सोशल वर्क में आप अर्निंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल, उसमें आपको देना ही देना होता है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी कैन बी सॉल्व्ड जस्ट बाय अ लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक। अवेयरनेस है, लोगों को पता है चीजें, तो आप काफी हद तक उनसे डील कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग है, जैसे कि मैंने एलएलएम किया, मास्टर्स किया, ठीक है, नेट का एग्जाम होता है, यूजीसी नेट, उसको क्वालिफाई करो तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर लिया तो फिर आगे आप पीएचडी कर सकते हो, है ना। तो पीएचडी करो, पीएचडी कहीं से भी कर लो, किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो एंट्रेंस होता है जो भी उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, उसके थ्रू आप किसी भी कॉलेज से पीएचडी करो, यूजीसी नेट क्लियर करो, तो आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज अ असिस्टेंट लेक्चरर पढ़ाने के लिए। फिर वो प्रोफेसर तो आप सीनियरिटी से बनते हो, ठीक है, पीएचडी करी उसके बाद, फिर पीएचडी के बाद ही प्रोफेसर बन सकते हैं, उससे पहले खाली असिस्टेंट लेक्चरर आप रहोगे। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो एडवोकेट, जज और टीचिंग और सोशल वर्क, ये चार मेन चीजें हैं जो आप, हाँ, ये प्रैक्टिस कर, मतलब ऐसे करके कर सकते हो। अदर देन दैट कॉर्पोरेट लॉयर आप बन सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया, आई स्टार्टेड वर्किंग विद सारा इंडिया परिवार, तो उसके थ्रू भी बहुत सारी कंपनीज हैं, सब में लॉयर्स चाहिए होते हैं,
हर कंपनी में एक लॉयर होता है, एक लॉयर्स का पैनल होता है, टीम होती है, तो वो उनको कॉर्पोरेट लॉयर कहते हैं। उसके अलावा लॉ फर्म्स भी हैं इंडिया में बहुत सारी, जो डायरेक्ट प्लेसमेंट भी लेती हैं स्कूल से, सॉरी लॉ स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट बच्चों को ले रही है। प्लेसमेंट्स तो पता ही होगा, सुना होगा आप लोग ने कई बार, जो डायरेक्ट हो जाता है, तो वो भी ले जाती हैं बच्चों को वहां से। तो वो कंपनी व कॉर्पोरेट लॉ जो होता है उसमें काम करते हैं। वो एक मतलब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं है लिटिगेशन की तरह, जैसे जो एक नॉर्मल वकील कोर्ट जाता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो एक ऑफिस जॉब होती है 10 to 5, 10 to 6 की। वहां पर आपको जाना है, वहां पे जो भी काम असाइन होगा होता है वो लॉ से रिलेटेड ही है पूरा। ड्राफ्टिंग होती है, प्लीडिंग्स कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीजें, वर्क डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो सब वहां पर करवाया जाता है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो लॉ में पढ़ के आप बन सकते हो आज। ओके, कूल। सो आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल्स होने चाहिए जब बच्चे ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हाँ ये लॉयर जो है, लॉयर मैं बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो क्या स्किल्स वो देखना चाहिए खुद में लॉयर बनने के लिए, क्या होना चाहिए एक लॉयर में? स्टूडेंट लेवल पे अगर आप ऑप्ट करने जा रहे हो स्ट्रीम को, तो पहली स्किल तो ये होनी चाहिए कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एडवोकेट बनना है। अगर आप दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो फिर कोई मतलब नहीं है एडवोकेट बनने का, बहुत सीधी सी बात है। एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका काम ही उससे चलेगा। क्लाइंट आपके पास तभी आएंगे ना जब आप बात कर पाओगे किसी से अच्छी तरीके से, और उसको कन्विंस कर पाओगे कि क्यों वो आपसे अपना केस लड़वाए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस वाले में, पहली स्किल ये है। दूसरी, जनरल डिबेट स्किल्स आप कह सकते हो। स्कूल में जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं बच्चे, तो लड़ने वाली स्किल, लेकिन ऑन इंटेलेक्ट, वो वाली लड़ाई नहीं कि मारपीट कर रहे हैं, इंटेलेक्ट पे लड़ाई करने, नॉलेज की जो लड़ाई होती है, डिबेट होती है, वो वाली स्किल्स होनी चाहिए। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी जितना ज्यादा पढ़ने की कैपेसिटी होगी, पढ़ना है, ग्रैब करनी चीजें, ये नहीं है रट्टा मारना है, वो सब नहीं करना। लेकिन 2 प्रोफेशन है, लॉयर और डॉक्टर, जिंदगी भर पढ़ना होता है, ठीक, इन 2 चीजों में, क्योंकि समय के साथ चीजें चेंज होती जाती हैं। अब कोविड आया तो अब जैसे आप डॉक्टर हो, ठीक है, कोविड आया तो कितना कुछ जो पहले पढ़ा हुआ होगा ना, वो सब बेकार हो गया होगा, क्योंकि एकदम नई चीज आ गई, अब सब नया पढ़ना है समय के साथ। तो ऐसे चेंजेस लॉ में भी आते रहते हैं, आए दिन सरकार नया कुछ नियम बना देगी तो पढ़ो बैठ के उसको, पुराना है उसको चेंज कर देगी, ठीक है। तो चीजें तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए अरे यार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। क्यूरियोसिटी, दोनों चीज। हाँ, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कोई नई चीज आई तो तुरंत उसको हम खोल के देखेंगे, अरे इसमें है क्या, हो क्या रहा है। हाँ, वो चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर वो आलस में रह जाएंगे, अरे छोड़ो, आई थिंक ये तो हर हाँ फील्ड में है, अप टू डेट रहना तो बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप compete कर पाओगे अपने साथ वालों के साथ, अपने फील्ड में जो है उनके साथ compete कर पाओगे, और दिखोगे अलग से ना। भीड़ में अलग से दिखना जरूरी होता है ना, ऐसे भीड़ में शामिल नहीं होना है, वो नॉलेज पे ही होता है। आपको चीजें आती होंगी तो आप दिख जाओगे अलग से, सीधी सी बात। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो होनी चाहिए। हाँ हाँ, एक्चुअली ओके। तो जैसे इस वक्त ऐसा हो गया है कि जब बच्चे 11th-12th में आते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, या कोई क्लियरेंस नहीं होता कि मुझे किस फील्ड में जाना है या आगे क्या बनना है। तो जो बच्चे वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्या सजेशंस दोगे? आइडेंटिफाई करना चाहिए सबसे पहले कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जैसे मैंने कॉमर्स ऑप्ट इसलिए किया, पहली चीज क्योंकि मेरे स्कूल में आर्ट्स नहीं था, ठीक। दूसरी चीज, मुझे साइंस नहीं पसंद था। हम चाहते तो साइंस भी ऑप्ट कर सकते थे, बट मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पता नहीं होगा मुझसे। हमें पता था नहीं हो पाएगी मैथ्स। 10th का एग्जाम दिया था, उसके बाद समझ आएगा मैथ्स से तो नहीं हो पाएगा भाई। ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, नहीं कर दूसरों को मत देखो। हाँ एग्जैक्टली, दूसरों को मत देखो वो क्या कर रहे हैं। होगा तुम जैसे यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, मुझे पता है मुझसे नहीं रटे जाएंगे, मुझसे नहीं याद होंगे वो कॉम्प्लेक्स जो टर्म्स होते हैं बायो में, ठीक है, नहीं याद रख पाऊंगी वो पूरी प्रोसेस, तो मैं छोड़ दूंगी, छोड़ो मैं करना ही नहीं है ये वाली चीज। ऐसी चीज जाओ कि हम जिसको इजीली पास आउट कर सके। क्यों खुद को इतना ज्यादा मुश्किल में क्यों डालना है, अपने आप पे इतना प्रेशर क्यों डालना है। जो चीजें आसानी से प्राप्त हो सकती है उनको आसानी से प्राप्त कर लो। टफ वे नहीं चूज करना है ना,
और इजिली जो केवल चीज ये आप ले रीजन नहीं सकते हो होना वो ले चाहिए लो। कि फ्रेंड्स ये ले रहे हैं तो हम भी यही ले लेते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, नहीं मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, या या नहीं साइंस लो। पीसीएम ही लेनी है, पीसीबी ही लेनी है। अब किसी हम्म। बच्चे को, ठीक है, मानो इंग्लिश पसंद है, हम्म। उसको आर्ट्स में जाना है, उसका उन सब चीजों में मजा आता है उसको पढ़ने में, उसको जबरदस्ती पीसीएम दिला दो, फिर वो आएंगे उसके 40-50%, फिर उसको डांटोगे कि तुम्हारे इतने कम नंबर आए, तो आएंगे ही ना जब उसका मन ही नहीं लग रहा है, उसका इंटरेस्ट दिमाग ही इंटरेस्ट नहीं की लग रहा है बात। उस चीज में। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर अब वो तो बच्चा है, ठीक है, 11th-12th में आ गए, बट बहुत बड़े नहीं हो गए हैं, वो बच्चे ही अभी भी, ठीक है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर सबसे ज्यादा, कि वो आइडेंटिफाई करें कि उसके बच्चे को क्या पसंद है, वो उससे पूछे क्या पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ो। और और बच्चे की करियर कैपेबिलिटी काउंसलिंग क्या होती है। है। एग्जैक्टली। कैपेबिलिटी क्या है, आप नहीं समझ पा रहा है तो जो करियर काउंसलर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे बिल्कुल। मिलिए, वो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज में, ट्रेंड है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो जरूरी होती है। अब यही नहीं समझ पाते हैं लोग कि क्या करियर काउंसलर क्या बताएगा, बता देगा जो आप नहीं बता पा रहे हो, वो बता देगा आपके बच्चे को क्या उसको पढ़ना क्या है, उसकी अंदर झांक लेगा वो कि ये क्या कर सकता है। वही तो कोशिश हम ये लोग सब कर रहे हैं चीजें कि हम बच्चों को उनके अंदर झकवा सके, कि आप झांको उसके अंदर कि आप क्या हाँ, हो, आप क्या करना चाह रहे हो। जस्ट डोंट गो विद द फ्लो कि नहीं यार दोस्त ले रहे हैं, या हाँ, फिर मेरे पास यही ऑप्शंस हैं, या मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, या मेरे रिलेटिव्स ये किया एंड दे आर सक्सेसफुल, सो आई शुड गो विद दैट। नो, हाँ, रिलेटिव सक्सेसफुल हुए क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है। आपके पास क्या कैपेबिलिटी है, आप ये समझो, ये बहुत जरूरी चीज है। एग्जैक्टली। तो प्राइमरी जो होता है उस टाइम नहीं भी पता होता है, नहीं समझ पाते। बहुत सारे बच्चों को भी पूछो क्या फेवरेट है, नहीं सारे पता, पता सब्जेक्ट्स। नहीं, कुछ हाँ, करते हैं, सारे दो अच्छे तीन लगते हैं, मैं तो सब्जेक्ट्स अच्छे टॉप हैं ये मारता वो। हूँ, मारती हूँ बिल्कुल। है ना। तो सब में नंबर अच्छे आते हैं, मैं कैसे बताऊँ क्या अच्छा लगता है। तो ठीक है, एक फ्लो में अगर जा रहे हो तो चले जाओ, फिर देख लो आप क्या करना चाहते हो। क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर वो एक स्ट्रीम ऑप्ट कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसके माइंड में है कि हाँ मुझे यही करना है। हम्म। लेकिन फिर धीरे धीरे जब पढ़ते हैं तब भी बहुत लोगों को समझ में आता है कि बिल्कुल। नहीं ये नहीं हो पा रहा है, तो आप समय रहते उस चीज को कंप्लीट करो और फिर उसको चेंज भी कर सकते हो। लाइन चेंज कर हाँ। दो, कोई बहुत बड़ी हाँ, बात नहीं, लाइन चेंज कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है छोड़ दो उस चीज ये को, एक टैबू नया भी है कि कर दो। एक एक लाइन में हम चले गए तो हमें एक ही लाइन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कभी भी हाँ, चेंज कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कितना खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो और अपने इंटरेस्ट को समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा वही बात टैबू है। है कि अरे लोग क्या कहेंगे अगर मैंने डॉक्टर कर लिया और उसके बाद मैनेजमेंट कर लिया, क्यों नहीं, या फिर मैं लॉयर बन गई उसके बाद, क्यों नहीं। अब कितने कितने कुछ सारे भी। सिविल सर्विसेज में जो लोग आते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो उस चीज को छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करके सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहोगे, उनको पागल हैं क्या नहीं, ऐसा नहीं है ना, वो तो नॉर्मल लोग हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें जाग गया इंटरेस्ट। एकदम से सडनली। एग्जैक्टली। ठीक है, अब डॉक्टर बना होगा, बचपन से शौक होगा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक बना होगा, लेकिन फिर उसने देखी होंगी, उसको इंटरेस्ट जागा होगा, यूपीएससी करना है मुझे, ये सिविल सर्विसेज में जाना है, सेवा करनी है देश की, तो ये जागी होगी चीज, तो इसी वजह से ना उसने वो इतनी डिफिकल्ट लाइन फिर डॉक्टर करके फिर यूपीएससी के लिए तैयारी करना उसने चूज किया होगा। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों बिल्कुल। को हम भी जानते हैं जो इतनी कठिन कठिन स्ट्रीम्स को करके फिर आए हैं उस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में। बिल्कुल। तो अपनी वो होती है, अब एक एज होती है, एक पैटर्न सबका चल रहा था, सबका अलग अलग होता है, कोई किसी का सेम रास्ता नहीं है, सबका बिल्कुल। अपना अलग रास्ता है, सबका अपना अलग पैटर्न है। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या करना है, समय के साथ साथ बस अवेयर रहना जरूरी है, अब अपने को समझना जरूरी है, बस बहते नहीं चले जाना है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हम चाह रहे हैं करना, क्या होना चाहिए हमारे लिए, क्या अच्छा है, ये बिल्कुल। जरूरी बिल्कुल। 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 Thank you, Kriti, for this much of insight. It was amazing talking to you, and I'm proud that I'm your friend. and lawyer की है। आई एम जरूरत मुझे प्राउड कब टू कि होती है। तुमने स्टार्ट किया है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस दिन तुमने भेजा है ना, मुझे इतना आजाद, मैं नहीं शेयर करती किसी का कुछ भी, बट तुमने जब भेजा है ना इसके बारे में, मैं शेयर किया, भेजा है लोगों को पर्सनली, चैट्स में भेजा है, उनके देखो देखो इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो वैसे किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था आके। uh, thank you, and thank you for this episode, and let's see स्टूडेंट्स को इंसाइट मिलता है कि नहीं, और अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो जरूर तुम्हें फॉरवर्ड करूंगी ताकि श्योर तुम श्योर उन्हें श्योर, रिप्लाई बिल्कुल। कर सको और उन्हें गाइडेंस दे सको। क्योंकि कई बार होता है कि हम इसमें सोचते हैं या हम कुछ सर्च करते हैं, देन वी डिसाइड कि यार कुछ ऐसा है जो
यू नो हम कंफ्यूज हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, देन एट दैट मोमेंट हमें किसी की गाइडेंस की जरूरत होती है, एंड स्पेशली अगर वो उसी फील्ड का हो तो वो बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट आता है। जैसे मेरे साथ ये इशू था, मैं अपनी साइड से पहली डॉक्टर निकली, सो इट वाज आई वाज फाइंडिंग एवरी वे, मुझे कुछ नहीं पता था, कहीं से कोई एक गाइडेंस नहीं था मेरे पास। तो जब सब कुछ खुद करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर आ जाता है या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इश्यूज आते हैं, तो वो चीज सेम हो है, जाती है। घर में इकलौती लॉयर हूँ मैं कोई नहीं है दूर दूर तक तो हाँ, तो ये जो सेम भी चीज मेरे क्वेश्चंस साथ। आएंगे तो मैं जरूर फॉरवर्ड हाँ, करूंगी। तो थैंक यू। ओके।